नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ए3 एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आय व्यय खाते के बारे में, क्योंकि आय व्यय खाते की थ्योरी हम लोगों ने बात कर ली है। आज हम लोग सवालों की ओर बात करेंगे आय व्यय खाते की। तो चलिए, सवालों को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। काफी सारे बच्चों के मन में एक डाउट्स है कि सर, जो इंग्लिश की क्लासेस सुबह टाइम होती है डेली 8 बजे, तो क्या इसके चार्ज अलग से लगेंगे? इसके चार्ज बिल्कुल अलग से नहीं लगेंगे। देखिए, आज सेकंड क्लास थी, दो तीन चार क्लासेस और अभी यूट्यूब में पढ़ेंगी, मतलब कि जो सभी बच्चे देख सकते हैं। उसके बाद केवल आप ही लोग देख सकते हो, या तो आगे चलकर जो बच्चा नई परचेज करेगा वो देख सकता है। तो आप लोगों को उसके लिए अलग से पैसे पेड नहीं करने पड़ेंगे। आप लोगों ने जो 300 रुपया पेड किए होंगे अब तक, तो हालांकि मैंने मांग की नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, आपको मैसेज मिल जाएगा कब पेड करना है पैसे। तो आपने अगर 300 रुपया पर मंथ पेड किए हैं तो एक माह में आपको इंग्लिश और अकाउंट दोनों फ्री में मिलेगी। इसका मतलब बच्चों, इंग्लिश का अलग से पैसा नहीं लगेगा कभी भी, वो अकाउंट के साथ ही आपको मिल रही है 300 रुपया में। ठीक है, हालांकि 4 से 3-4 एक हफ्ते तक मैंने बताया था कि वो क्लासेस यूट्यूब में भी मिलेंगी, यानी आप वीडियो को उसको शेयर भी कर सकते हैं। एक हफ्ते के बाद वो प्राइवेट हो जाएगी, केवल आप लोग उसको देख सकते हैं जिन लोगों ने इसको परचेज किया हुआ है। तो 300 में इंग्लिश और अकाउंट दोनों मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काफी सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर, आपको पेमेंट कैसे करना है। देखिए, आप पेमेंट फोन पे भी कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो आप पेटीएम में भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, वहां पे भी पैसे डाल सकते हैं। या तो अगर आप लोकेलिटी सतना के हो, मुझे जानते हो, तो आप घर आके भी पैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज नहीं होगी कि मैं घर आके पैसे लूंगा या मेरा कोई आदमी सतना में जाकर आपसे पैसे लेने वाला है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप जब भी फोन पे करेंगे या पेटीएम करेंगे, आपको बताया जाएगा अभी बिल्कुल पेमेंट नहीं करना, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो जब भी आप फोन पे या पेटीएम या किसी अकाउंट से पैसे डालेंगे मेरे अकाउंट में, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कुछ लोग अपने नाम से फोन पे चलाते हो, कुछ लोग किसी, जैसे कि कुछ लोगों के भैया का नाम कुछ हो, उसके से उन्होंने पैसे डलवाए, या कुछ ने किसी दुकानदार के उसमें से जाकर के पैसे डलवाए 300। तो याद रखना बच्चा, उनका नाम आपको व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि सर, आज आपके खाते में 300 आए हैं, जो कि फला नाम से अकाउंट में आए होंगे, वो मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो ये चीज का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका खुद का फोन पे पेटीएम है तब तो चीजें चलेंगी, क्योंकि वहां पे नाम आपका सेव है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसका ध्यान रखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के जब रिसीव्ड हो जाएगा जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप आराम से उसको पेमेंट कर सकते हैं। ओके, किसी का भी पैसा मारा नहीं जाएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बच्चा, पूरी क्लास हम देंगे यहां पे, है ना, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप अगर देखो, अगर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं बार बार। अब जैसे कल वाला जो वीडियो था, कुछ लोगों तक फॉरवर्ड किया गया, किसी एक ने कुछ लोगों तक फॉरवर्ड किया, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, उसके बारे में मैं बात कर लूंगा, वो मेरा काम है, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, वो मेरा काम है, मैं उसको देख लूंगा। तो ऐसी गलती मत करो प्लीज, मैं उस बच्चे को बोल रहा हूं, वो सुन भी रहा है। ऐसी गलती बच्चा अगर आपने की ना, तो कैरियर आपका बर्बाद होना है, क्योंकि पता है मैं कल को पैसे लेकर के और फिर आपको ब्लॉक करूंगा, याद रखना। फिर आपको मैं ब्लॉक करूंगा, फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। पैसे भी गए तो पैसे तो चलो 300 गए, उसकी परवाह नहीं है, आपको रिटर्न भी कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको फ्यूचर में कभी भी हमारी टीम से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और फ्यूचर जाए 360 में आपको अकाउंट और इंग्लिश कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। फिर आप मन मर्जी सिर पटक लो, नहीं मिलेगा। और सर, तो सिर क्यों पटकेंगे, कहीं और से पढ़ लेंगे। अगर इस तरह की अकाउंट और इंग्लिश आपको कहीं और पे मिल जाए ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर, इस तरह की इंग्लिश और अकाउंट मेरे सर पढ़ाते हैं, या जहां से भी मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश और अकाउंट में मिलेगा तो मैं अकाउंट और अजय सर इंग्लिश पढ़ाना ही छोड़ देंगे। अगर इतना पॉसिबिलिटी के साथ, गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं ना, तो ईमानदारी से पढ़िए। और ये 4 या 6 दिन के लिए हम लोग क्लास नहीं लाए हैं भाई, हमको आपसे पैसे चाहिए ना हर महीने। ऐसा थोड़ी कि एक महीने लेके हम लोग रफू चक्कर हो गए भाई, हमको आपसे अगले महीने भी चाहिए, और अगले महीने तो आप तभी दोगे ना पैसे जब इस महीने आपने पैसे दिए और मैंने पूरा पढ़ाया। भाई, हमको तो अगले महीने भी आपको जोड़ना है, उसके अगले महीने भी जोड़ना है। तो वो आराम से आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरे महीने क्लास मिलने वाली है। ठीक है, इंग्लिश और अकाउंट की। बहुत कम ऐसा होगा जब गैप हो किसी दिन, अगर कोई जरूरी काम निकला है तो आपको इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो बच्चा, शेयर करने की हिमाकत मत करो, वरना प्रॉब्लम आपको होने वाली है। स्मार्टनेस मत बनिए। इतना बड़ा हमारा सर्वर काम कर रहा है, तो छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इन फ्यूचर आपको पर्सनल भी लिंक भेजी जाएगी, और वहां से अगर आपने शेयर किया तो पता चल जाएगा कि इस बंदे ने 2 व्यूज आए हैं। इसका मतलब जब इसको अकेले शेयर किया गया था तो 2 कैसे आ गए। तो सारी सिक्योरिटी यहां से दी जाएगी। अभी तो स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना, कहने का मतलब है कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो
ये समझ के परचेज करना कि आपको ही 300 देने पड़ेंगे। वो वीडियो आप शेयर डाउनलोड कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, 1 2 3 वीडियो आप ऐसा कर लोगे, लेकिन फिर नहीं कर पाओगे। तो इस चक्कर में हो कि सर 2 लोगों को मैंने शामिल किया हुआ है, 150 तुम देना, 150 हम दे देंगे, तुम्हारे में भी जाएगी, मेरे में, पता चला आपने भुगतान कर दिया, आप में भी बंद हो गई, उसके में भी। तो ये चीजें याद रखना, ये होगा। इसलिए प्लीज पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत करें। हमारी मेहनत, एक गुरु की मेहनत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो हमारा आशीर्वाद लीजिए, हमारा काम लीजिए, और आपका जो भी फीस है वो आप पेड करिए और ईमानदारी से पढ़िए। बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, आप सब हमारे अपने हैं और हम सारे सर आपके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका आपको लाइव टेस्ट रख दिया जाएगा, तो वो आप कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब बातें नहीं करते हैं, अब चलते हैं सीधे अपने कॉन्सेप्ट में। बच्चा हम लोग बात करेंगे आय व्यय खाते के सवाल के बारे में, लेकिन सवाल को पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं जिनके बारे में जानना आपको बेहद ही जरूरी है। सबसे पहला, चंदा। बात को समझिएगा, जो मद में यहां पे लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको आय व्यय खाता वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है तो हमसे ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बहुत, अब गौर से सुनना। अब कुछ भी देखो, हो सकता है कमेंट सेशन सर ऑफ किए हो, तो परेशान मत, तो क्या करोगे आप, लाइव कमेंट करके क्या करोगे भाई, वहां पे सवाल थोड़ी लिखोगे कि हमको ये पूछना है। एक बात और, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो ग्रुप में आप फोटो भेज दीजिए कि सर ये सवाल हमसे नहीं बना हुआ है, ठीक है। हालांकि जितने भी सवाल हैं वो सारे कराए जाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आय व्यय खाता होता है, उस आय व्यय खाते में केवल आगमगत आय को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? आगमगत आय को। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि पूंजीगत आय कौन है, आगमगत आय कौन है? क्योंकि हम सबको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं मदें, एक तो होती है पूंजीगत मदें और एक होती है आगमगत मदें। हम सबको पता है कि आय व्यय खाते में केवल आगमगत मदों का लेखा होता है, पूंजीगत मदों का लेखा नहीं होता है। अब यार ये मत बोलना कि पूंजीगत मदों का लेखा क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें आय व्यय खाते की विशेषता आय व्यय खाता पढ़ाते समय मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें आगमगत आय का ही लेखा होता है, आगमगत व्यय का ही लेखा होता है। तो हम ये जो मद लिख रहे हैं, इन मदों में कुछ कंफ्यूजन है जो विद्वानों के द्वारा भी है, तो उन मदों के बारे में आप समझो। सपोज दैट अगर चंदा लिखा हुआ है, चंदा को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अगर चंदा लिखा हुआ है तो इसे हमेशा आगमगत आय मानना। क्या मानोगे? इसे आगमगत आय मानना। ध्यान समझना, अगर आप इसे आगमगत आय मानोगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चंदे को आय व्यय खाते में लिखा जाएगा, चंदे को आय व्यय खाते में लिखा जाएगा। और याद रखना, इस चंदे में भी 3 अलग अलग चंदे होंगे। कैसे चंदे होंगे? ध्यान समझना है। एक तो होगा आपका प्रीवियस ईयर का चंदा। कैसा चंदा होगा? प्रीवियस ईयर का। अगर वो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? गत वर्ष। एक चंदा हो सकता है करंट ईयर का लिखा हो, ध्यान से समझना बात को। एक चंदा हो सकता है करंट ईयर का हो, ठीक ना। एक चंदा करंट ईयर का हो, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चालू वर्ष। जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चालू वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चंदा होता है एडवांस ईयर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसको हम लोग बोलते हैं, या नेक्स्ट ईयर भी इसको अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगामी वर्ष। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगामी वर्ष बोलते हैं। तो देखो, चंदा जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। किस में? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष का, करंट ईयर चालू वर्ष का, एडवांस ईयर यानी आगामी वर्ष का। बच्चा आपको याद क्या रखना है? आय व्यय खाते में केवल और केवल करंट ईयर का चंदा ही लिखा जाएगा। आय व्यय खाते में केवल किस वर्ष का चंदा लिखा जाएगा? गत वर्ष का, सॉरी चालू वर्ष का। गत वर्ष बोल दिया क्या? सॉरी, चालू वर्ष का ही चंदा लिखा जाएगा। यानी गत वर्ष के चंदे और एडवांस ईयर के चंदे यहां पे नहीं लिखे जाएंगे। और यदि गलती से लिख गए हैं, तो यदि लिख गए हैं और चालू वर्ष में जुड़े हुए हैं तो क्या कर दिए जाएंगे? माइनस कर दिए जाएंगे। सर ये बात समझ में नहीं आई, लिख दिए हैं जुड़ गए हैं तो माइनस कर दिए जाएंगे। मान लो लिखा हुआ है चंदा 12,000 रुपया, जिसमें से 1,000 रुपया प्रीवियस ईयर का है और 1,000 रुपया आगामी वर्ष का है, तो आपको 1,000 रुपये क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये बात आप समझ में आ गई। यदि मान लो इस चालू वर्ष का ही चंदा कुछ बचा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है कि चंदा इस वर्तमान वर्ष में 12,000 प्राप्त हुआ, 2,000 इसी वर्ष के बाकी हैं, तो यदि बाकी हैं तो उनको क्या कर देना? उनको जोड़ देना है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय बच्चा केवल एक है कि आय व्यय खाते में, ध्यान से समझना, आय व्यय खाते में उसी वर्ष की आय और उसी वर्ष के व्यय लिखे जाएंगे जिस वर्ष का आय व्यय खाता तैयार होता है। समझ में आ गया? आय व्यय खाते में उसी वर्ष की आय और उसी वर्ष के व्यय लिखे जाते
जाते हैं जिस वर्ष का आय व्यय खाता तैयार होता है, यानी कि पुराने वर्ष और आगामी वर्ष के जो भी मद होती हैं उनका लेखा यहां पर नहीं किया जाता है। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके संदर्भ में? चंदे के संदर्भ में। अब अगर बात कर लेते हैं दूसरी, तो दूसरी आती है बात प्रवेश शुल्क की। बात को समझना, तो ये बात तो समझ में, चंदे को हमको कैसे लिखना है सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रवेश शुल्क को अगर आपने पूंजीगत मान करके और लेखा नहीं भी किया और नीचे नोट लगा दोगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। तो बच्चा ध्यान से चीजों को अभी समझो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क, सर ये आप क्या बोल गए हमें समझ नहीं आया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पूरी क्लास लो आज, ठीक है। प्रवेश शुल्क, अब देखो प्रवेश शुल्क के बारे में सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्रवेश शुल्क को पूंजीगत आय माना जाए, क्योंकि प्रवेश शुल्क संस्था में एक बार दी जाती है किसी भी सदस्य के द्वारा जो उस संस्था में प्रवेश प्राप्त करता है। कुछ विद्वानों का मत है क्योंकि हर वर्ष नए सदस्य संस्था से जुड़ते हैं इसलिए प्रवेश शुल्क हर वर्ष मिलती है, तो इसलिए विद्वान इस मत में सहमत नहीं है कि प्रवेश शुल्क को क्या माना जाए। तो सर जब विद्वान सहमत नहीं है तो हमें क्या मानना है? तो बच्चा याद रखना, हमें यदि प्रवेश शुल्क की राशि कम है, ध्यान से समझना, यदि प्रवेश शुल्क की राशि कम है तो इसको क्या मानोगे? आगमगत मान लोगे। क्या मान लोगे? इसे आगमगत मान लोगे। और यदि प्रवेश शुल्क की राशि अधिक है तो इसे क्या मान लोगे? पूंजीगत मान लोगे। क्या मान लोगे? पूंजीगत मान लेंगे। अब आपके मन में एक डाउट और शुरू हो गया कि सर कितनी कम है तो आगमगत मानना है और कितनी अधिक है तो पूंजीगत मानना है। बच्चा ध्यान से समझो, अगर राशि नॉर्मल 3 से 4 हजार है तो इसको अपन प्रवेश शुल्क मानेंगे, यानी आगमगत मानेंगे, और यदि ज्यादा है तो उसको अपन पूंजीगत मानेंगे। बच्चे एक चीज कंफ्यूजन में मत पड़ना, यहां पर स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि प्रवेश शुल्क को क्या मानना है और प्रवेश शुल्क की कितनी राशि को क्या मानना है, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यहां पे आपको जरूर बताता, पूरी किताब को पढ़ डालने नहीं मिलेगा आपको ये चीज, ठीक है, कि प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है। अब ये दो चीजें हो गई, ठीक है, दोनों चीजों को हमने समझ लिया। सर अगर चंदा है तो चंदा भी एक आगमगत आय है, और अगर प्रवेश शुल्क है तो प्रवेश शुल्क भी एक आगमगत आय है। तो यदि प्रवेश शुल्क की राशि कम है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? आगमगत आय मानते हैं। अब देखिए बात करते हैं तीसरी, तो तीसरा है दान। तीसरा क्या है? तीसरा है दान। दान मतलब क्या होता है? डोनेशन। दान मतलब क्या होता है? डोनेशन। प्रवेश शुल्क मतलब एंट्रेंस फीस था, ठीक है, दान मतलब डोनेशन। अब देखो दान प्रमुखतः 2 प्रकार का होता है। दान प्रमुखतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सामान्य दान, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सामान्य दान, और दूसरा होता है विशिष्ट दान। दूसरा क्या होता है? विशिष्ट दान। विशिष्ट दान मतलब जैसे बिल्डिंग बनवाने के लिए ही पैसा दे दिया गया। विशिष्ट दान मतलब कि बहुत बड़ा एक हॉस्टल बनाने के लिए पैसा दे दिया गया, तो ये विशिष्ट दान कहलाता है। अब देखो सामान्य दान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होगा इसमें बहुत कम राशि का दान किया जाएगा, यानी कि न्यूनतम राशि दी जाएगी, और एक होता है बहुत ज्यादा राशि का दान किया जाएगा, बहुत ज्यादा राशि का दान किया जाएगा। अब बच्चा इसमें जो हमारा आगमगत होता है वो होता है बहुत कम, उसमें क्या होता है? बहुत कम। यानी कि दान के संबंध में ये बातें कही गई हैं कि सामान्य दान को हम आगमगत आय मानते हैं, लेकिन कब? जब वो राशि बहुत कम होती है। अगर राशि अधिक होती है तो इसे भी पूंजीगत आय मानते हैं, और इस विशिष्ट दान को तो पूंजीगत आय मानते ही हैं। तो बच्चा आपको यहां पर क्या याद रखना है कि दान में विशिष्ट दान पूंजीगत आय होती है, और यहां पर बहुत ज्यादा भी पूंजीगत आय होती है। और बच्चा यदि पूंजीगत होती है तो इनका लेखा आय व्यय खाता बनाते समय नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि आय व्यय खाते में केवल और केवल आगमगत आय का ही लेखा किया जाएगा, ना कि पूंजीगत आय का लेखा किया जाएगा। ये सारी बातें बच्चा मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत पालना, ये कंफ्यूजन खुद किताब में है, खुद इस चैप्टर में है, तो इसलिए इसमें दिक्कत लेने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। तो ये दान के संदर्भ में हो गई। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि सर जो चंदा होता है उसमें जो पुराने वर्ष का अगर चंदा मिल गया उसको घटा देंगे, जो एडवांस वर्ष का चंदा मिल गया उसको भी घटा देंगे। सर जो प्रवेश शुल्क होता है, यदि प्रवेश शुल्क की राशि कम है तो उसको आगमगत आय मान के जोड़ देंगे। और अगर बात की जाए दान की, तो यदि सामान्य दान है और उसकी राशि कम है तो उसको क्या कर देंगे? आगमगत आय मानकर जोड़ देंगे। अब अगर बात करते हैं चौथी, बात को समझते जाना एक एक तरफ से, ठीक है। पुराने संपत्ति की बिक्री, किसकी बात करते हैं? पुराने संपत्ति की बिक्री। जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो ऑलरेडी आपको चीजें कंफर्म हो जाएंगी। पुराने संपत्ति की बिक्री, बच्चे याद रखना, जो पुराने संपत्ति की बिक्री होती है, जो पुराने संपत्ति की बिक्री होती है वो
प्राप्ति भुगतान खाते में लिखी जाती है। और प्राप्ति भुगतान खाते बस में नहीं लिखी जाती, वरन ये पूंजीगत आय होती है। ये कैसी आय होती है? ये पूंजीगत आय होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है सर कि पुराने संपत्ति की बिक्री को, इसका मतलब सीधा सा है सर कि पुराने संपत्ति की बिक्री को कभी भी हम आगमगत आय में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये कि पुराने संपत्ति की बिक्री को हम कभी भी आगमगत आय में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने सामान की जो बिक्री होती है, पुराने संपत्ति की जो बिक्री होती है, वो पूंजीगत आय मानी जाती है। तो यहां पे मैंने इसको मेंशन क्यों किया? बच्चा याद रखना, अगर पुराने सामान को बेचने से कुछ लाभ या हानि हुआ है, बच्चा ध्यान से टॉपिक को याद रखना, ठीक है। देखो मैं हर बात को बहुत छोटे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, आपको पूरा लेक्चर मुझे सुनना है। काफी सारे बच्चों ने कल कमेंट किया कि सर हमको लाइव कमेंट नहीं मिली इस वीडियो में। क्या करोगे यार लाइव कमेंट करके? वहां पर क्या हाय हेलो बोलने के लिए थोड़ी क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ध्यान से बच्चा सुनो ना, लाइव क्लास है, बिल्कुल शाम को 7 बजे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो ज्यादा टाइम हो गया है, 7 बजे ही क्लास होती है। बस 1-2 मिनट, कभी 4 मिनट पहले आपको लिंक भेज दी जाती है, मतलब कि उसी टाइम पे कभी 5 मिनट पहले आ गए तो पहले आ गई, या तो फिक्स 7 बजे है तो 7 बजे। लेकिन आप उसके बाद भी जब भी चालू करोगे तो शुरुआत से ही आपको मिलेगा। ये प्रोसेस यहां से कर दी गई है। अब देखो, पुराने संपत्ति की बिक्री से जो लाभ या हानि होता है, बच्चा ध्यान रखना, जो लाभ या हानि होता है उसको आगमगत आय में लिखते हैं, उसको आगमगत आय में लिखते हैं। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है कि आपने ये क्या बताया है। अच्छा तो ध्यान से समझो, मान लो मशीनरी थी, क्या थी मशीनरी, क्या दी हुई थी मशीनरी, जिसकी कीमत कितनी दी हुई थी, जिसकी कीमत दी हुई थी 3000। इस मशीनरी को बेचा गया कितने में? इस मशीनरी को बेचा गया 2000 में। बात को समझना, ये मशीनरी की लागत थी और ये मशीनरी का क्या था? विक्रय मूल्य था। यानी इस मशीन को बेचा गया कितने में? बोले सर 2000 रुपये में बेचा गया है। तो ये जो 2000 रुपये में मशीन को बेचा गया है, इसको अपन नहीं लिखेंगे आगमगत आय खाते में। क्यों? क्योंकि ये प्राप्ति भुगतान खाते में लिखी जाती है, एक पूंजीगत आय मानी जाती है। लेकिन 1000 रुपया का जो क्या हुआ है? हानि हुई है। 1000 की क्या हुई? हानि। भाई मशीन की लागत कितनी थी? 3000 थी। मशीन बिके कितने में? बोले सर 2000 रुपये में। तो हानि कितनी की हुई? बोले सर 1000 की। तो बच्चा ये जो 1000 की हानि हुई है ना, वो कहां लिखी जाएगी? आगमगत आय में, यानी आय व्यय खाते में लिखी जाएगी। और किधर लिखी जाएगी? यदि हानि होगी तो किधर लिखी जाएगी? व्यय में। और यदि मान लो कि 3000 की मशीन 3500 में बेचता तो 500 रुपया कहां लिखे जाते? बोले सर 500 लिखे जाते आय में। तो बच्चा क्लियर हो गया यहां पे। क्या क्लियर हुआ? कि यदि पुराने संपत्ति की बिक्री हुई है तो वो पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। लेकिन यदि पुराने संपत्ति की बिक्री से कोई आय या लाभ, कोई लाभ या हानि प्राप्त हुआ है तो उसको अपन कहां लिखते हैं? आगमगत आय मानकर उसका लेखा किया जाता है, या आगमगत व्यय। आगमगत आय और व्यय क्यों? यदि संपत्ति को बेचने से आय होती है यानी लाभ होता है तो आगमगत आय मानकर इनकम में लेखा कर देंगे। और यदि व्यय होता है यानी कि हानि होती है तो उसको एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे? एक्सपेंडिचर व्यय में क्या कर देंगे? उसको लिख देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रवेश शुल्क को भी हम लोग लिखते हैं, हम लोग चंदे को भी लिखते हैं, हम लोग सामान्य दान की कम राशि को भी लिखते हैं। हम लोग पुरानी संपत्ति की जो बिक्री हुई है उसे नहीं लिखते हैं, लेकिन उस बिक्री से जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको यहां पर मेंशन जरूर किया जाएगा। अब एक अगला टॉपिक ध्यान से समझो, कौन सा हो गया? ये चौथा था शायद, पांचवा। तो पांचवा टॉपिक क्या है? खेल या रद्दी सामान की बिक्री। खेल या रद्दी सामान की बिक्री। खेल या रद्दी सामान की बिक्री। बच्चे याद रखना, खेल या जो रद्दी सामान की बिक्री होती है, खेल या रद्दी सामान की जो बिक्री होती है उसका भी लेखा किया जाता है। खेल या रद्दी सामान की जो बिक्री होती है उसका लेखा भी कहां किया जाता है? और कहां पे? आगमगत मद है ये, यानी आगमगत मद है ये। कैसी मद है? आगमगत मद है। अब ये क्या मानी जाएगी? आय मानी जाएगी। अब आपके मन में हजारों तरीके के प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला प्रश्न तो भाई यही उठ रहा होगा कि सर इसके पहले आपने बताया कि पुराने संपत्ति का यदि विक्रय किया गया तो पूंजीगत आय मानी जाएगी, और यहां पे आप बता रहे हैं कि यदि खेल या रद्दी सामान की बिक्री की गई है तो आगमगत आय मानी जाएगी। सर ये कंफ्यूजन दूर करिए। इसका कंफ्यूजन इतना ही है क्योंकि खेल या रद्दी सामान की बिक्री की राशि बहुत कम होती है और ये डेली किए जाते हैं, इसलिए इनको आगमगत आय मानते हैं। तो यदि लिखा होगा खेल या रद्दी सामान को बेचा, न्यूज़पेपर को बेचा 500 रुपया में, तो आगमगत आय होगी, ठीक है। लेकिन मशीन को बेचा 12000 रुपये में, ये आय नहीं होगी। बच्चा ध्यान रखना, वहां पे मैंने संपत्ति की बात की है। मैंने बोला है कि पुराने संपत्ति की बिक्री पूंजीगत आय मानी जाती है, ना कि खेल या रद्दी सामान की बिक्री, ठीक है। ओके, क्योंकि खेल या रद्दी सामान एक प्रकार की संपत्ति नहीं होती है। ओके,
चलो, क्योंकि संपत्ति तो वो होती है ना, अगर संपत्ति की करेक्ट डेफिनेशन में जाया जाए तो संपत्ति क्या होती है? संपत्ति वो होती है जिसके माध्यम से लाभ कमाया जाता है, ठीक है ना, उसको उपस्थित रख करके संस्थाएं लाभ कमाती है, जैसे बिल्डिंग, भवन, मशीनरी इत्यादि। अब खेले रद्दी सामान की बिक्री को प्रॉफिट तो कमाया जा सकता है, लेकिन इसको बेचकर कमाया जा सकता है, रख कर नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। तो संपत्ति में ये नहीं आती है, तो इसको याद रखना कि खेल, फिलहाल आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि संपत्ति है कि नहीं है, आपको याद ये रखना है कि खेले रद्दी सामान की बिक्री को आगमगत आय माना जाता है। देखो, दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है रट्टा मारे रहो, रट्टा मारे रहो, रट्टा मारे रहो। आपको नंबर लाना है ना, आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करिए, जितना भी यहां से पढ़ाया जाएगा, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, ठीक है। हालांकि उसके पहले तो ये चैप्टर था नहीं, तो उसके पहले तो आपको मिलेगा नहीं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा और पेपर उठा करके आप चेक करिएगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 10 नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन आए हैं और आपसे कितने बन रहे हैं। अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव या एक भी सवाल या एक भी थ्योरी ऐसी मिलेगी जो यहां पे नहीं पढ़ाई गई होगी, तो आपके पूरे पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। एकदम चैलेंज है, मैसेज कर देना, ये रिकॉर्ड कर लिया करो इन सब बातों को, है ना, कि सर ने बोला था, हमने मैसेज किया, ये तो आपने पढ़ाया नहीं था जो एग्जाम में आया हुआ था। नहीं होगा बच्चा, अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो समझो इस बात को, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हो गई। अब देखो, एक चीज और इश्यू है, वो है आजीवन सदस्यता शुल्क को, ठीक है। किसको है? आजीवन सदस्यता शुल्क। कौन सा नंबर हो गया? 3, 4, 5, 6, तो ये लास्ट है, इसको थोड़ा सा बच्चे याद रखना, आजीवन सदस्यता शुल्क, ठीक है, आजीवन सदस्यता शुल्क। अब देखो, विद्वान इस मत में भी सहमत नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है जो पूंजीगत मत मानते हैं, उन्होंने कहा कि आजीवन सदस्यता शुल्क वर्ष में एक ही बार लिया जाता है, जीवन काल में एक ही बार लिया जाता है, इसलिए इसे पूंजीगत आय माना जाए। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है क्योंकि नए सदस्य हर वर्ष जुड़ते रहते हैं, तो हर वर्ष उन्होंने नए नए सदस्य जुड़ करके आजीवन सदस्यता शुल्क देते रहते हैं, इसलिए इसको आगमगत आय माना जाए। तो बच्चा याद रखना, आजीवन सदस्यता शुल्क के बारे में जब तक कुछ नहीं दिया है तब तक अपन नहीं मानेंगे, यानी कि इसको आगमगत कब मानेंगे? जब क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि आजीवन सदस्यता शुल्क को आगमगत आय माना जाए, और यदि नहीं दिया है तो आप इसको नहीं लिखिएगा, आप इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब देखो, आपको क्या क्या चीजें मिल गई, आपको यह पता चल गया है कि आगमगत आय व्यय खाते में, आपको यह पता चल गया है कि आगमगत आय व्यय खाते में केवल और केवल आगमगत आय का ही लेखा होता है। किसका लेखा होता है? केवल और केवल आगमगत आय का ही लेखा होता है, और या तो आगमगत व्यय का लेखा होता है, या तो आगमगत व्यय का लेखा होता है, बाकी बीच में कछु का लेखा नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी बीच में किसी का भी लेखा नहीं होता है। अब यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपको बार बार हो सकता है कि कौन सी आगमगत है, कौन सी पूंजीगत है, तो इसके बारे में हमने यहां पे चर्चा पहले से कर रखी है, ठीक है, कि कौन सी आगमगत होती है और कौन सी पूंजीगत होती है, यही चर्चा तो हम लोग आज कर रहे थे, ठीक है। चलो, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती थी कि सर ये बता दीजिए, फिर से एक बार डाउट है मन में कि आगमगत और पूंजीगत जो मदे हैं, कुछ चीजों को लेकर डाउट है आपको। डाउट आजीवन सदस्यता शुल्क के बारे में है। भाई मैंने क्या बताया कि आजीवन सदस्यता शुल्क के बारे में यदि नहीं लिखा है तो उसको पूंजीगत मानना है, यदि आगमगत लिखा है तो आगमगत मान लेना है, प्रवेश शुल्क को आगमगत मानना है, चंदे को आगमगत मानना है, दान यदि बड़ी राशि में है, विशिष्ट दान है तो उसको पूंजीगत मानना है, अगर सामान्य दान है, कम पैसा है तो आगमगत आय मान लेना। अब यदि वो आगमगत है तो आय व्यय खाते में लेखा होगा, और यदि नहीं है तो लेखा नहीं होगा। खेल या रद्दी सामान की बिक्री है तो उसको आगमगत आय मान लेना है, पुराने संपत्ति की बिक्री है तो उसे पूंजीगत आय मान लेना है। यार हद है यार, इससे ज्यादा आप क्या पढ़ना है? चलो सीधे सवाल पे आओ, फालतू के क्वेश्चन दिमाग में कर रहे हो। सवाल अभी देखो, नहीं बनेगा तो बताना फिर। हाँ चलो, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। आज का कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 10 है। 1 से लगाकर और क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे सवाल बच्चा आप लोगों को बताए जा चुके हैं, और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 सर स्क्रीन पे शो कर दीजिए, तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 शो हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पे होगा, यहां पे होगा अमाउंट, और यहां पे होगा इनकम। चीजें बदल गई हैं, वहां पे रिसिप्ट पहले होता था, ठीक है, यहां पे इनकम बाद में होगा, इनकम और अमाउंट। ओके ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक समिति के निम्नलिखित विवरण है। समिति का नाम नहीं लिखा हुआ तो भाई नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधे यहां पे क्या लिख लो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग
31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो बात को समझना, ठीक है। पहले दिया हुआ किराया दिया, भाई किराया क्या है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, किराया एक्सपेंडिचर है। और भी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन बच्चे यहां पे एक चीज आपको याद ये रखना है कि नोट कर लेना है कि किसमें अदत्त है, किसमें पूर्त है, किसमें उपार्जित है, किसमें अनुपार्जित है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, बात को समझो। नीचे लाइन जब अपन पढ़ते हैं किराया, भाषण, प्राप्त चंदा, फुटकर व्यय, विनियोग पर ब्याज, विज्ञापन में, छपाई में, उसके बाद लिखा हुआ है समिति के पास। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बात को समझो। समिति के पास कंपनी के 1000 रुपया ले 4% ऋण पत्र हैं, यानी जहां पे विनियोग लिखा हुआ होगा, जहां पे विनियोग लिखा हुआ होगा वहां पर अपन को क्लिक कर लेना है। तो हमने क्या टिक कर लिया, हाँ भैया हमको इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कर देना है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में समायोजन है, यदि समायोजन है तो वहां पे रकम यहां मत लिख देना, अंदर लिखना, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि 800 रुपये किराया, तो यहां पे भैया हमने गेस कर लिया भाई रेंट भी क्या है, इसमें भी क्या है भाई समायोजन है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, तथा 900 रुपये छपाई पर अदत्त है। प्रिंटिंग भी हमने क्या कर लिया, यहां पे मेंशन कर लिया। सर ये क्या आप कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये तीनों में क्या है, समायोजन है और इनका लेखा यहां पर होगा। अब क्यों, बात को समझो। जैसे पहले दिया हुआ है रेंट कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया। अब जैसे यहां पे हमने लिखा टू रेंट, हमने क्या लिखा, टू रेंट 2100। अब बच्चा आप यदि सवाल पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट आप 2100 यहां लिख दोगे, लेकिन यदि आपने पूरा सवाल पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा अरे रेंट में तो समायोजन है, यानी कि कुछ ना कुछ पैसा जुड़ेगा या तो कुछ ना कुछ घटेगा। तो हमें 2100 रुपये कहां लिख देना है, हमें 2100 रुपये कॉलम के अंदर लिखना है, यानी इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर नहीं लिखना है। अब देखो बाद में हमने जब देखा रेंट के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है कि जो रेंट है वो 800 रुपया और छपाई में 950 रुपया अदत्त है, यानी कि किराया क्या है, अदत्त है। और आप सबको पता है कि अदत्त व्ययों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अदत्त व्ययों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बच्चा प्लीज कंफ्यूजन में मत आना। मैं जब आय व्यय खाते की विशेषता पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आय व्यय खाते बनाते समय अदत्त व्ययों को जोड़ दिया जाता है और पूर्वदत्त व्ययों को घटा दिया जाता है। क्योंकि किराए में अदत्त व्यय था इसलिए हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि किराया वास्तव में 31 मार्च 2018 यानी उस वित्तीय वर्ष का कितना था, 2900 का। कितना था, 2900 था, जिसमें 2100 तो दिया हुआ था, 800 रुपया उस वर्ष नहीं दिए हुए थे तो अगले वर्ष देगा, लेकिन किराया तो इसी वर्ष का है ना। अच्छा यहां मैटर ये बिल्कुल नहीं करता है कि इस वर्ष मिला कि नहीं मिला, अगर वो उस वर्ष का किराया है, नहीं भी मिला तो उसको यहां पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पे कितना कर दिया बच्चा, हमने 2900 कर दिया। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अगर वहां पे हम मेंशन नहीं किए होते तो हम पहले 2100 यहां लिखते हैं और जब सवाल पूरा पढ़ डालते हैं और एक किराए में तो 800 रुपया संयोजन था, फिर उसको यहां काटते फिर यहां लिखते, तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि बनना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को करना कैसे एग्जाम हॉल में ये बड़ी बात है। ये भी यहां पे बताया जा रहा है, ध्यान से मेंशन करना। अगर आप छोटी छोटी चीजों को मेंशन करोगे मेरी जो मैं यहां पे बता रहा हूं तो बच्चा यकीन मानो आपसे कभी कोई गलती नहीं होने वाली है, 1% आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे यदि बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है, भाषण से आय, इनकम फ्रॉम लेक्चर। अब देखो सिंपल सी बात है, आय है तो इनकम में ही होगी, तो इनकम फ्रॉम लेक्चर, इनकम फ्रॉम लेक्चर, ठीक है। इस कितनी है, तो इनकम फ्रॉम लेक्चर दी हुई है बच्चा आप में 23,200। कितनी दी हुई है, 23,200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम लेक्चर दी हुई है 23,200 रुपया, ठीक है, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपको प्राप्त चंदा सब्सक्रिप्शन। अच्छा बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर लिखना था, बाई नहीं लिखा क्या, ओके रुक जाओ, बाई बाई लिख देता हूं, ठीक है, बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर, ओके सॉरी, बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर। फिर उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, चंदा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, चंदा। अच्छा चंदा कितना दिया हुआ है, तो चंदा दिया हुआ है आपका 11,000 रुपया। चंदा कितना दिया हुआ है, 11,000 रुपया। कॉलम के अंदर लिखेंगे कि बाहर, कॉलम के बाहर लिखेंगे। क्यों कॉलम के बाहर लिखेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, चंदे के बारे में कोई भी संयोजन हमको ऊपर नहीं दिया हुआ है, यानी वो जो नीचे है वहां पे नहीं दिया हुआ है, ऊपर का मतलब मैंने यहां पे बताया कि नहीं है, हमको पता चल गया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, फुटकर रिटेल एक्सपेंसेस, चूंकि वे हैं तो किधर आएंगे, इधर आएंगे, टू रिटेल एक्सपेंसेस। क्या रिटेल एक्सपेंसेस के बारे में कोई समायोजन है, बच्चा समायोजन का मतलब होता है कि क्या उसमें आउटस्टैंडिंग है, क्या उसमें प्रीपेड है, क्या उसमें उपार्जित है, क्या उसमें अनुपार्जित है, ये एडजस्टमेंट होते हैं। तो कहीं पे भी नहीं है भाई, तीन ही तो है, रेंट का है, प्रिंटिंग का है और किसका है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का है। तो रिटेल एक्सपेंसेस की राशि कितनी दी हुई है, बोले सर ये दिया हुआ है 1,000। तो भाई 1,000 है तो 1,000 जल्दी से यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कल किसी बच्चे ने बोला था कि सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस होगा कि
आय होगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमेशा क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो आय ही होगा। क्यों आय होगा भाई, समझ लो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा, चीजें आप समझे नहीं हो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, विनियोग। विनियोग का मतलब हमने अपना धन कहीं पे लगाया हुआ है, उसको विनियोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट होता है, जैसे कि मान लो शेयर मार्केट में आपने 10,000 रुपया लगाया, वहां से जो आपको ब्याज मिल रहा है वो क्या है, आय है। भाई इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आया, आय है, इंटरेस्ट ब्याज है, तो ब्याज क्या कहलाएगी, आय कहलाएगी। अब इसके बारे में आपको समायोजन है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसकी राशि को कॉलम के अंदर लिखना है, कितना, यानी 3800 रुपया। तो आपको 3800 रुपया कहां पे लिखना है, कॉलम के अंदर, ठीक है। कुछ समायोजन है, इसको अपन कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि समिति के पास कंपनी के 10,000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र है। समझना थोड़ा सा इस बात को, ठीक है, अच्छे समझना। कितने रुपया वाले, 10,000 रुपया वाले, कितने हैं, बोले सर 10 हैं। अब ये 10,000 रुपये वाले 10 और ऋण पत्र क्या होता है बच्चा, यहां पे ऋण पत्र को डिफाइन मत करवाओ, वरना 2 से 3 दिन ऋण पत्र को डिफाइन करने में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऋण पत्र संबंधी लेके एक चैप्टर का ही नाम है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे समझ लो आप कि 10,000 रुपये वाले 10 हैं, प्रत्येक 10,000 मतलब 10 ऋण पत्र कंपनी के खरीदे हुए हैं। प्रत्येक कितने के हैं, 10,000 के हैं। तो कंपनी के कितने ऋण पत्र खरीदे हुए हैं, बोले सर कंपनी के 1 लाख ऋण पत्र खरीदे हुए हैं। कितने, 1 लाख। और इन पर कितना ब्याज मिलता है, तो इन पर 4% ब्याज मिलता है। परसेंट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 4/100, यानी कुल कितनी ब्याज प्राप्त होती है, बोले सर कुल 4,000 ब्याज प्राप्त होती है। और ब्याज प्राप्त कितनी हो चुकी है, ब्याज प्राप्त हो चुकी है 3800। इसका मतलब बची कितनी हुई है, बोले सर 200। तो यहाँ पे 200 लिख दो इसको। अब देखो या तो आप आउटस्टैंडिंग लिख लो, या तो क्योंकि ब्याज की बात किया है तो उपार्जित लिख दो इसको, कितना, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट 200, यहां पे कितना कर दोगे, 4,000। मुझे पता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, कुछ बच्चों को, एक बार फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो विनियोग पर ब्याज आय है, ये तो समझ में आया। भाई इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से जो पैसे मिले वो तो आय हुई, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3800 दिया हुआ था। समायोजन दिया होता, क्या दिया होता, समिति के पास, बात को समझो, समिति के पास कंपनी के 10,000 रुपया वाले 10,000 रुपया वाले 10 ऋण पत्र हैं, 4% वाले हैं। एक ऋण पत्र की कितनी कीमत है, 10,000। तो 10 ऋण पत्र की कितनी होगी, आप बोलोगे सर 10,000 रुपया वाले 10 लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया कि प्रत्येक 10,000 रुपया का है और 10 ऋण पत्र की कीमत 1 लाख है। यानी कि संस्था ने 1 लाख रुपया, यानी जो अलाभकारी ये संगठन है, इसने 1 लाख रुपया के ऋण पत्र कहीं से खरीदे हुए हैं और उन ऋण पत्रों पर ब्याज कितनी दी है, 4%। तो 1 लाख का 4% ब्याज कितना होगा, 4,000, जबकि ब्याज मिला कितना है, 3800, यानी 200 रुपया क्या, एक्रूड इंटरेस्ट है। अब ये मत बोलना कि सर एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो अर्जित तो कर लिया गया है उस वर्ष, लेकिन उसकी प्राप्ति उस वर्ष नहीं हुई है। ऐसे ब्याज को या एक्रूड इनकम, ऐसी आय को उपार्जित आय या उपार्जित ब्याज कहते हैं। ओके बच्चा, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, विज्ञापन व एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो यहां पर लिख लो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बच्चा कितना है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 2100 रुपए। कितना है, 2100 रुपया, ठीक है, ओके। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, छपाई में प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या है, एडजस्टमेंट है, तो हमको कॉलम के अंदर लिखना है। तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है 1250। कितना है, 1250। तो ठीक है, इसको कॉलम के अंदर लिख दो 1250। अब नीचे देखो लिखा हुआ है कि छपाई में 950 अदत्त हैं, और अदत्त हैं तो क्या होगा, प्लस। सर माइनस कहां होगा, जहां पूर्व दत्त होगा, जहां पे क्या होगा, पूर्व दत्त, वहां पे क्या होगा, माइनस। कितना अदत्त हैं, बोले सर 950 अदत्त हैं। तो 950 यहां पे क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। टोटल कर दो, कितना हो गया, 0, 5 5 10, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, कितना हो गया, बोले सर ये 2200 आ गया। कितना आ गया, बोले सर ये 2200 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 2200 आ गया तो अपन 2200 लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, आय को व्यय से या व्यय को आय से घटा देना है। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि क्या अधिक है ये देख लो और उस मद को उससे घटा दो। सर प्राप्ति भुगतान खाता जैसे अपन पढ़ते थे तो उसमें प्राप्ति ही ज्यादा होती थी, तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे भी आय ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ज्यादातर सवालों में आय ही ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आय हमेशा ही ज्यादा होती। ठीक है, तो यहाँ पे तो देख के ही लग रहा है कि 2900, 1000, 2100, 2200 है और वो 23200 है, तो आय ही ज्यादा होगी। इनको सब आप जब जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 0 0 2 3 4 4 8 2 1 3, 38,000 कितना हो गया, 200। कितना आ गया ये, 38,200। जल्दी से उसको माइनस कर दो 38,200 को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलिए यहां पे आ जाएगा 2 सरप्लस
क्या आ गया यहाँ पे 2 सरप्लस, इन सबको जोड़ो तो 0 0 9 1 10 2 12 2 3 2 5 2 7 1 8 8200। तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा सरप्लस आपका 30,000। आ गया उत्तर, बिल्कुल आ जाएगा, कहां जाएगा, नहीं आएगा तो 30,000। यहां पे कितना हो जाएगा 38,200। अच्छा, आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे सरप्लस क्यों लिखा। बच्चा मैंने आपको बताया हुआ था कि यदि आय अधिक होगी, बात को समझो, यदि आय अधिक होगी और व्यय क्या होंगे, कम होंगे, तो जो अंतर की राशि है वो क्या कहलाएगी, वो अंतर की राशि कहलाएगी सरप्लस। क्या कहलाएगी, सरप्लस, या जिसको हम लोग हिंदी में क्या नाम दिए थे, आधिक्य। क्या नाम दिए थे, आधिक्य। और यदि इसके उल्टा होता, व्यय अधिक होते, आय कम होती, तो बाई साइड होता क्या, डिफिशियंसी है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कमी। तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ इस सवाल में कहां पे ऐसी प्रॉब्लम गई जो आपसे नहीं बनता। बहुत ही सिंपल था सवाल था ना बच्चा, समझ में आ गया ना क्या करना है भाई। जो जो एडजस्टमेंट है, फिर से समझो बात को, जो जो एडजस्टमेंट है उन सबको यहां पे क्या कर लेना, नोट कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट को नोट करने के बाद जब आप उन मदों को लिखेंगे तो इस कॉलम के अंदर लिखेंगे, ताकि सवाल की काटपीट ना हो। काफी सारे बच्चे मैं देखता हूं, पता है क्या करते हैं, उन्होंने एडजस्टमेंट, अब चूंकि वो नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो बच्चे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को नीचे तक जाएंगे। पता चला उन्होंने पूरा रेंट लिख दिया 2100 यहां, और रिटेल एक्सपेंसेस तो ठीक है, उन्होंने प्रिंटिंग भी 1250 यहां लिख दी, उन्होंने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी 3800 करा। और बाद में जब वो समायोजन में नीचे जाते हैं तो उनको पता चलता है, अरे यहां पे तो समायोजन था, यानी 800 रुपया आउट स्टैंडिंग था। उनको पता होता है कि आउट स्टैंडिंग है तो क्या होगा, प्लस होगा। उनको पता होता है आउट स्टैंडिंग प्रिंटिंग है तो प्लस होगा। अगर वो पढ़ने वाला है तो पता ही होगा। लेकिन अब अरे आप क्या करें, फिर यहां से 2100 काटेगा, फिर यहां लिखेगा, तो वो थोड़ा सा कॉपी आपकी गलत दिखेगी ना। बोर्ड एग्जाम की भी काट पीट नहीं करना है, तो बच्चा इस तरीके का ही आपको करना है। समझ गया में आ गया आप सभी लोगों को, ठीक है। चलें अपने अगले क्वेश्चन में, चले तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इधर आ गया, या आप स्क्रीनशॉट इसको खींच लो, या तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं चल रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पूरी पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन पीडीएफ मिलने का कतई मतलब नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन को क्यों करो, अरे सर जी तो पीडीएफ दे ही रहे हैं। क्योंकि कोशिश किया करो कि सवाल अपने से भी करने का प्रयास किया करो, ठीक है। भले यहां पे मैं करा दे रहा हूं, एक बार फिर से अपने से किया करो और फिर सोचा करो हाँ हमसे बन रहे हैं सवाल की नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक सवाल हो गए, तो आप किसी भी टाइम घर पे खाली बैठिए, भाई खाली तो बैठे ही हो, तो किसी भी सवाल को आप उठाओ और लगाना चालू कर दो, ठीक है, 1 से 10 के बीच में। चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चा जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और मिला लीजिए आप उसमें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला हुआ है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साहित्य समिति के निम्नलिखित विवरण हैं। साहित्य समिति क्या, तो आप यहां पे लिख लेना साहित्य समिति लिमिटेड, ठीक ना, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा ही है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, क्योंकि डेट तो सेम वही दी हुई है। अब बात को समझो, लिखा हुआ प्राप्त चंदा, विनियोग पर ब्याज, भाषण से आय, किराया दिया, फुटकर व्यय हुआ, विज्ञापन हुआ, छपाई व्यय हुआ, ये सब चीजें हमें लिखने से पहले हम देख लें हमारे पास एडजस्टमेंट किनका किनका है। समझ गए आप लोग ना। तो पहला ही है समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है। किसका है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, हमको याद रहेगा। दूसरा दिया हुआ है 31 मार्च को किराया का है, यहां पे भी किसका है, रेंट का है। और फिर किसका है, यहां पे भी प्रिंटिंग का है। प्रिंटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, छपाई का व्यय। यानी ये सारे व्यय जब हमको लिखने हैं वो कॉलम के इधर साइड लिखने हैं, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ राशि या तो जोड़ी गई होगी या तो क्या की गई होगी, घटाई गई होगी, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई इसको एक्सपेंडिचर को तो सही लिख दें, मिटा हुआ, ठीक है, दिख रहा, ओके। तो सबसे पहले है प्राप्त चंदा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखो इसको बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सर एक बात बताइए, आपने एक बात बोली थी कि चंदा अगर प्रीवियस का है या आगामी का तो घटाती है जोड़ती है, वो क्या है भाई, यहां पे सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है, सीधे नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसी वर्ष का है। कितना दिया हुआ सब्सक्रिप्शन, 1650, तो सीधे लिख दे बच्चा 1650, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके, करेक्ट है, ठीक है। आगे दिया हुआ विनियोग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई विनियोग मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
कॉलम के अंदर लिखना है कि बाहर लिखना है? बोले सर कॉलम के अंदर लिखना है। क्यों कॉलम के अंदर लिखना है? बोले सर इसलिए कॉलम के अंदर लिखना है क्योंकि इसमें क्या है, समायोजन है। कितना दिया हुआ? बोले सर 570, तो यहाँ पे 570 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं कॉलम के अंदर, ठीक है। अब क्या इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से समझो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है कि समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी के 1500 रुपया वाले, कितने 1500 रुपया वाले कितने हैं? बोले सर 10 हैं, यानी कि 10 हैं और प्रत्येक 1500 का है, तो यानी कितना है? बोले सर 15,000 रुपये के ऋण पत्र हैं और उन पर कितना रेट दे रहा है? 4%। तो 4% की दर से यदि रेट दे रहा है इंटरेस्ट, तो कितना देगा? बोले सर 600। कितना हो जाएगा? बोले सर 600। और मिला कितने? बोले सर 570, यानी कि कितना एक्रूड है? तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? बोले सर एक्रूड इंटरेस्ट 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 600। अब ये मत बोलना कि सर 30 कहां से आ गया। भाई एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600 का है। अब ये 600 कहां से आया? क्योंकि 1500 रुपया वाले थे, प्रत्येक 10 थे। हिंदी में 10 लिखा हुआ, बच्चा ध्यान से देख ले हिंदी में। तो प्रत्येक 1500 रुपया वाले 10 थे, तो यानी 15,000 रुपया का ऋण पत्र लिया हुआ है। ऋण पत्रों पर ब्याज कितना मिल रहा है? 4% मिल रहा है। ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है, अंश पत्रों पर लाभांश मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो ऋण पत्रों पर कितना है? 15,000 गुणा 4 यानी 600 रुपया, यानी ऋण पत्रों पर ब्याज कितना मिला? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विनियोग पर 600, ऊपर कितना मिला? 570, तो कितना बाकी है? 30। क्यों? क्योंकि टोटल तो 600 मिलना चाहिए था। समझ गए? अब ये 30 क्या था? बोले सर एक्रूड था। एक्रूड का मतलब जो अर्जित तो किया गया है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चा क्या है? आगे दिया हुआ है आपका भाषण से आया 3480, बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर, बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर। इनकम फ्रॉम लेक्चर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है भाषण से आया 3480, ओके नो डाउट 3480। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विज्ञापन। विज्ञापन किधर आएगा? बोले सर इधर आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट है ना, आई कहां से लिख रहा हूं? टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कितना? एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है यहां पे। अच्छा पहले किराया है, चलो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी है, हालांकि पहले किराए की बात कर लेते हैं। टू रेंट के बारे में। अच्छा इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले क्या है, अगर मतलब हमको लिखना एक्सपेंडिचर में है बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मैंने लिख दिया तो मिटाने की जरूरत नहीं है कि पहले तो रेंट दिया है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी है। अब जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले अगर लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। सर अगर हमने इनकम फ्रॉम लेक्चर यहाँ लिख दिया सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। आपको लिखना बस आय में है, व्यय में ना लिख देना, ये दिक्कत है। चलो तो किराया कितना है? बोले सर 315, तो चलो पहले 315 लिख देते हैं कॉलम के अंदर। क्यों कॉलम के अंदर? क्योंकि आपको पता है कि किराए में क्या है? एडजस्टमेंट है। और किराए के बारे में क्या बोला हुआ? किराया भी क्या है? अदत्त। कितना? 120, तो प्लस कर दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? सारा कुछ बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में। कितना? 110 है, 110 है ना, सॉरी 120 है, 120 है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 1 3 3 1 4 435। कितना हो जाएगा बच्चा? ये 435 हो जाएगा, ओके ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है रेंट के बाद? तो रेंट के बाद आपका दिया हुआ है फुटकर व्यय। टू किसके बाद? फुटकर व्यय कितने दिए हैं? 150 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 150 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए फुटकर व्यय 150 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। या इसको रिटेल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, याद रखना, रिटेल, ठीक ना। ये तो विविध व्यय हो गया, रिटेल लिख दो। चलो इसका फुटकर का सही शाब्दिक अर्थ होता है रिटेल, ठीक ना, रिटेल। और होलसेल मतलब समझ गए होगे, है ना, होलसेल। तो रिटेल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? बोले सर ये दिया हुआ है 150, चलो 150 यहां पे लिख दो। आगे क्वेश्चन ने दिया क्या? विज्ञापन। अब देखो विज्ञापन यहां पे मैंने लिखा हुआ था, विज्ञापन कितना लिखना है अपन को? 310, तो 310 यहां पे लिख दो, ठीक है। आगे क्या अपन को लिखना है? बोले सर छपाई लिखना है, छपाई व्यय। तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना है? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ये है आपका 152। कितना? 152 कॉलम के अंदर, क्योंकि क्या है? एडजस्टमेंट है। कितना एडजस्टमेंट है? बोले सर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब जोड़ देना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। अदत्त व्यय। क्यों? क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है कि अदत्त व्यय को क्या करते हैं अपन? जोड़ देते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 144 रुपया है। कितना है? 144। जल्दी से ऐड कर दो, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 9 4 13 1 1 2 1 3 कितना हो गया? 336। कितना हो गया? 336, नो डाउट ना, ठीक है, 336 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे मेरे को इस सवाल को समझाने में और ना आपको समझने में। भाई सिंपल सा सब्सक्रिप्शन था, 1650 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। 1500 रुपया वाले थे, 10 थे, यानी 15,000 थे, 4% पर थे तो 600 इंटरेस्ट हुआ, जबकि 570 मिला, 30 बचा हुआ है, 600 टोटल हो गया।
इनकम फ्रॉम लेक्चर 3480 था, चंदा इतना दिया हुआ था, एडवर्टाइजमेंट इतना था, रेंट इतना था, आउटस्टैंडिंग था प्लस कर दिया, रिटेल इतना था, प्रिंटिंग इतना था, आउटस्टैंडिंग था, तो अपन ने क्या कर दिया प्लस कर दिया। बच्चा जल्दी से जोड़ के घटा दो, इसको आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, बोले सर ये आएगा 0 8 5 13 6 6 12 12 4 16 आएगा, ठीक है। 3 1 4 1 5 कितना आ गया 5630, कितना आ गया 5630। एक सेकंड फिर से एक बार कर लो, ये प्लस ना 8 5 13 6 6 12 4 16 3 1 4 3 4 16 1 17 भी तो रहा होगा, 17 सॉरी भाई, 6 6 12 4 16 8 5 13 क्या हासिल 5730, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा 2 सरप्लस, ठीक है। इनको जोड़ लो जल्दी से, तो कितना आ गया यहाँ पे 6 5 11 1 3 1 4 4 5 4 9 3 12 1 13 3 6 3 4 4 8 3 11 1 12 1231 घटा दो इसमें 5730 में, तो कितना आ जाएगा 10 में 1 गए 9, 13 में 4 गए 9, 7 में 3 गए 4 और 5 में गए 4, 4499 कितना रहा 4499। ओके कंफर्म है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, चलो ठीक है। कितना हो गया 4499, ये आपका क्या आ गया सरप्लस, ये आपका क्या आ गया सरप्लस आ गया। ओके क्लियर है यहां पे, चले चलो। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग और परसों 2 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसका जल्दी से टेस्ट हो जाएगा, जिस दिन खत्म होगा उसी दिन टेस्ट हो जाएगा अलग से टाइम दे करके, और फिर अपन चलेंगे अपने नए चैप्टर में साझेदारी में। कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी इश्यू नहीं है, आपका सिलेबस 3 महीने के अंदर कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। अभी तो स्टार्ट है तो चीजें इसलिए थोड़ा स्लो भी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार अपन पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी आप 11वीं के बाद 12वीं की अकाउंट में आए हैं, तो आपको पता तो चले कि 12वीं की अकाउंट है किस तरह की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 अगस्त के बाद तो लोग स्कूलों में भी पढ़ाई चालू करते हैं, और आपने भी पढ़ाई चालू कर दी है, ठीक है। तो यहां पे रेगुलर होगा, सब कुछ होगा, परेशान मत हो। लेकिन वहां पे आपको स्कूल में भी जाना पड़ता था और फिर अलग से ट्यूशन भी जाना पड़ता था, यहां पे ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा ना ही ट्यूशन, बस इसी को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोगों के जो फ्रेंड है अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं पेड क्लासेस में, तो ये एज अ आपका गुरु मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अगर वो जुड़ना चाहते हैं उनको बताइए कि कोई भी फ्रॉड नहीं होगा यहां पे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या नहीं पढ़ाते हैं तो वो भी बता दो कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और उनको जोड़ने का प्रयास करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि यहां से मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, और जब ईमानदारी से ईमानदारी मिलेगी ना तो कारवां बन जाते हैं, मंजिलें प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विराम लेता हूं, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय में शाम को 7 बजे, सुबह 8 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। अभी 2-3 दिन क्लास आप शेयर कर सकते हैं इंग्लिश की भी, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। हालांकि आगे चल के कोई भी इंग्लिश और अकाउंट शेयर नहीं हो पाएगी, केवल आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके काम चल रहा है, हो जाएगा वो, चलो ठीक है, थैंक यू।